आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़ चुके हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, उसमें 4 टाइप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कॉन्जुगेशन। ठीक है, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है ना। देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है बेसिकली? क्योंकि आइसोमर्स है तो एक चीज तो हमेशा सेम रहेगी। क्या चीज? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये किस स्टीरियो का एग्जांपल है या स्ट्रक्चरल का एग्जांपल है? तो इसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एक और चीज क्या सेम रहेगी? स्ट्रक्चर। इवन इनके सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और डिफरेंट क्या रहता है? डिफरेंट क्या रहता है? डिफरेंट क्या रहता है? स्पेशल अरेंजमेंट, या फिर बोलूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसका बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे समझ। अब हमें समझना है कि पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है और अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है। देखो, कोई भी लाइट क्या है? लाइट एक EM वेव ही है। कोई भी जैसे लाइट है, लाइट जब स्टार्टिंग में होती है तो हर 3D मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। जैसे मान लो ये लाइट है, लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है ना। ठीक है, अब इसके बीच में मैं एक प्रिज्म रख देता हूँ, जिस प्रिज्म का एक स्पेशल नेम है नाइकॉल प्रिज्म। इसका काम क्या है? ये क्या काम करता है? ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। क्या कर देता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब या तो एक्स में वाइब्रेट करेगा, या वाई में वाइब्रेट करेगा, या जेड में वाइब्रेट करेगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। अभी ये तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है एक साथ। ठीक है, अब द थिंग इज कि मान लो इसने इसके दो को कैंसिल आउट कर दिया, बस एक डायरेक्शन रख दी। अब क्या है? ये जो लाइट है ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, या फिर बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड क्यों? एक सिंगल प्लेन में क्या कर रहा है? ये वाइब्रेट कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्या होता है कि मुझे क्या देखना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है। किसी कंपाउंड को मैं ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलता हूँ? जब वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। क्या कर दे? रोटेट कर दे। मान लो कोई कंपाउंड इसको टुवर्ड्स राइट रोटेट कर देता है। ठीक है, 3 केस हो सकते हैं कि एक है टुवर्ड्स राइट रोटेट कर दे, एक है टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करते हैं, और एक है रोटेट ही ना करें। अगर वो रोटेट नहीं कर रहा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर कोई कंपाउंड हमारे PPL प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आया समझ? और अगर कोई लाइट हमारे PPL प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, और आई कैन से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आई विल से द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो ये प्लस अगर इस साइड हो रहा है, राइट हैंड साइड, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो अपोजिट साइड कर देता है उसको बोलते हैं लीवो। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको कई बार देखो, अभी मैं समझाऊंगा। तुम ग्लूकॉन डी क्यों बोलते हो? वहां पर डी का वर्ड का यूज क्या है, मतलब क्यों डी बोला जाता है? वहां पर जो डी है ना वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ हाँ, ठीक है। और एक है लीवो रोटेटरी। और जो ना कर पाए वो ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी तो वो दोनों साइड कर सकता है,
डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। वो क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं आता। ठीक है, नाइकॉल प्रिज्म एक टाइप का स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है, एक टाइप का डिवाइस है जो वाइब्रेशन को मतलब ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पर जो ये हर डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही है ना, उसमें से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को जाने देना, बाकी सबको ब्लॉक कर देना। एक डिवाइस होता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर क्या काम करता है, वो ये नापता है कि कौन सा कंपाउंड कितने एंगल से पीपीएल को रोटेट कर रहा है। ठीक है, वो क्या डिवाइस होता है, द थिंग इज कि यहाँ पर ना ऐसे नहीं रख जाता, एक डिवाइस के अंदर कंपाउंड को रखा जाता है। मतलब ये एक डिवाइस होता है जिसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, कंपाउंड को। अब ये कंपाउंड कितना घुमा रहा है वो नापना इस डिवाइस का काम होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो पॉलीमीटर बता दिया मैंने, ये एक डिवाइस होता है जो नापता है कि कोई जो तुम्हारा मतलब सैंपल है, जो कंपाउंड है वो एक सैंपल होता है, वो तुम्हारे पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या कितना रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो रोटेशन 0 डिग्री का आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जैसे मान लो ये रहा ना, देखो ध्यान से, ये तुम्हारी नॉर्मल लाइट है जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। मैंने नाइकॉल प्रिज्म लगाया, इसको सिंगल डायरेक्शन दे दी, बाकी सारी डायरेक्शन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर पोलरीमीटर लगाऊंगा, पोलरीमीटर डिवाइस है, उसके अंदर कंपाउंड को रख दूंगा। अब कंपाउंड से जब वो पास होगा, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसको रोटेट कर देगा, नहीं है तो रोटेट। और रोटेट के बेसिस भी दो टाइप में रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटरी, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है लिवर रोटरी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है लैक्टिक एसिड का, है ना, इसमें भी तुम देखोगे ऊपर नीचे सेम ही कंपाउंड है, बस थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। देखो यहाँ पर OH इस साइड है, दूसरे में OH इस साइड है। इसके बेसिस पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, इसमें +D लिखा हुआ है, और ये एंटी क्लॉकवाइज कर देता है, इसमें -D लिखा हुआ है, ऐसा -L लिखा हुआ है। माइनस का मतलब ये है नेगेटिव है, ये माइनस का मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना, an optically active compound that rotates plane polarized light in a clockwise direction towards right। और ये क्या है, an optically active compound that rotates। अच्छा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी होने से पहले उस कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव में ही मैं डेक्स्ट्रो लीवो बताता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव में तो कुछ भी चेक नहीं करना पड़ता। आया समझ? अब नेक्स्ट चीज है इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, है ना। इनेंशियोमर्स देखना है ना, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। देखो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स ऐसे मिरर इमेजेस होते हैं। मान लो ये तुम्हारा राइट हैंड है, अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, या तुम्हारा एक लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज बनाऊं, तो ऐसा बनेगा। अगर ये मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, मतलब अगर मैं उठा के इस पर रखना चाहूँ तो सुपर इम्पोज हो जाएगा इसका मिरर इमेज के ऊपर। तो ऐसे मिरर इमेजेस जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं, है ना। एक कंपाउंड है, देखो मिरर इमेज सबका बन सकता है, मैं कोई भी कंपाउंड ले लूं उसका मिरर इमेज बन सकता है। अब चेक करना है, अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है ना, तो वो इनेंशियोमर नहीं होगा। अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो वो इनेंशियोमर होगा। तो मिरर इमेजेस दोज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आर नोन एज इनेंशियोमर्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब देखो जैसे मान लो, रखो 1 मिनट के लिए, आज समझने की कोशिश करना। मान लो देखो इसका मिरर इमेज ऐसे ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इसमें सुपर इम्पोज हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, तो ये इनेंशियोमर होगा? नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। जैसे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, इस कंपाउंड का नाम तुमने बहुत सुना होगा, है ना। इनेंशियोमर होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। ठीक है, जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, समझने की कोशिश करना। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, है ना। ठीक है, अब
देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो कैसे बनेगा? यहाँ पर OH है वो इस साइड बनेगा, H इस साइड, इस बार H इस साइड, OH इस साइड। अब ये बताओ ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं, नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। तो ग्लूकोज जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसमें एक होगा डी और एक होगा एल। जो तुम नॉर्मली पीते हो जो ग्लूकॉन डी आता है वो डी फॉर्म होती है ना, वो नेचुरली मिल सकती है, मतलब मिलती है नेचुरली, ग्लूकॉन डी मिलता है। और जो ये ग्लूकोज एल है ना, ये नेचुरली नहीं मिलता, ये मैनमेड है, सिंथेटिक है ये। आया समझ? अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझना कि ठीक है, अच्छा एक और चीज तुम्हें पता है हमारी बॉडी इसको तो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाती है, इसको नहीं कर सकते एल फॉर्म को। बस फर्क कितना है? फर्क है बस कॉन्फ़िगरेशन का, बॉन्ड उल्टे हो गए हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसा है? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या ये समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एनैंटियोमर्स क्या होते हैं? वो मिरर इमेजेस जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ो। देखो अब तुम्हें सारी चीज समझ आ गई कि एनैंटियोमर्स क्या होते हैं, है ना। सुपर इम्पोज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, पोलरिमीटर क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, नाइक्वाल प्रिज्म क्या है, ये सब समझ आ चुका है। और ये भी समझ आ चुका है कि ऑप्टिकल एक्टिव कहने का मतलब क्या है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड व्हिच रोटेट्स PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है? कुछ नहीं पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। अब बस ये चेक करने के लिए आएगा कि कोई कंपाउंड मुझे कैसे चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करना। अब हम पढ़ेंगे कैरल कार्बन, है ना। कैरल कार्बन या कैरल पोजीशन क्या होती है ना। मान लो एक कार्बन है, ठीक है, और उससे जो चारों ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट है, तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? कैरल कार्बन। उसको स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। बताओ ये कार्बन कैरल कार्बन होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसका बताओ। नहीं है, ये कैरल है और ये ठीक है। जो कायल होते हैं वो ध्यान रखना, वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, उनमें कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती। अब सिमेट्री से क्या मतलब है मैं बताता हूँ अभी, पर अभी समझो वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी टाइप की सिमेट्री उसमें नहीं मिलेगी। ये चीज समझ आई? नहीं, कैरल और वो एनेंटियोमर इंटरचेंजबली यूज नहीं करते कि एनेंटियोमर एक अलग चीज है, मिरर इमेज है, बट ये बात समझने की चीज है जो एनेंटियोमर होगा कैरल होगा, और जो कैरल होगा एनेंटियोमर होगा, ठीक है। और जो एनेंटियोमर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब मैं ये बोल लूँ कि कैरल कार्बन है, कैरल कार्बनिक कैरल कंपाउंड है। सुनो, कंपाउंड कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जो कैरल होगा, जो इनएंटियोमर होगा, और इनएंटियोमर है तो उसके इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं होंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट चीज देखो, जैसे मैंने एग्जांपल समझाता वही चीज है कि जैसे हमारे लेफ्ट हैंड का अगर मैं मेरे में जो दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो उसको मैं बोलूंगा कैरल, और जो चीज सुपर इम्पोज कर जाए जिसमें सिमेट्री हो, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, उसको बोलूंगा मैं अकैरल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, अब द थिंग इज कि मुझे कैसे पता चलेगा। अब तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, सिमेट्री। तो हमारे पास तीन टाइप की सिमेट्री होती है। एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब हम इसमें क्या होगा, हम सेंटर से देखेंगे, सिमेट्रिकल है नहीं है, एक में हम एक्सिस से देखेंगे, एक में प्लेन से देखेंगे। इतना तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मैं जो कंपाउंड में किसी भी, इसमें से मैं अभी तक बोला था ना, इसमें किसी टाइप की भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब यही था जिस भी कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपाउंड ले रखा है, इस कंपाउंड में तुम देखोगे इस कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है। कैसे? अगर मैं एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ करूं तो जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, ठीक है। ग्लूकॉन डी जो तुम्हारा ग्लूकोज है उसके अंदर तुम ये बनाने की कोशिश करोगे तुम्हें कोई भी सिमेट्री नहीं दिखेगी,
देखो यहाँ पर बताओ, अगर मैं कोई भी ऐसा एक्सिस बनाऊं, कोई एक्सिस बन रहा है जो सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे, बन रहा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री होगी या नहीं होगी? ऑप्टिकली एक्टिव में नहीं होती है और ऑप्टिकली इनएक्टिव में होती है। तो मतलब अगर कोई सिमेट्री मिल जाती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आया समझ? अब तुम्हें कैसे चलेगा कि कौन सी सिमेट्री मिल रही है नहीं मिल रही, तुम्हें नहीं पता लगाना, बस पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। कई बार बोल देता है ना कि इसमें सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्री का मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब कंक्लूड कर रहा हूं कि पता कैसे चलेगा। देखो समझना इस चीज को, इस चीज को समझा दो, लिख के दे पूरा। देखो अगर कैरल कार्बन कौन सा कार्बन जिसमें सारे ग्रुप अटैच किया है डिफरेंट है, अगर वो ओनली वन प्रेजेंट है ना, तो वो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑलवेज क्या होगा? ठीक है। क्या ऑप्टिकली एक्टिव को मैं ये बोल सकता हूं कि वो कंपाउंड कैरल कंपाउंड होगा? क्या मैं बोल सकता हूं उसके एनेंटियोमर्स हो सकते हैं? बोल सकता हूं ना, ठीक है। अब मान लो जो नंबर ऑफ कैरल कार्बन्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से ज्यादा है। अब यहां पर ये चीज आती है कि उसमें सिमेट्री है या नहीं है। अगर वो बिल्कुल कोई भी सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री कहने का मतलब है ना एक्सियल सिमेट्री है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उस कंपाउंड को मैं कैरल कंपाउंड बोलूंगा, उसको मैं एनेंटियोमर्स भी बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत है परेशानी? अगर उसमें कोई सिमेट्री है उसे मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलूंगा। उसको हम, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ आया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या असल में? आ गया है ना? तो इस चीज को लिखना ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ जो हेलोल्केन्स हेलोरिंग्स में यूज होता है, समझने की कोशिश करना। देखो जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डी फॉर्म और एक होता है एल फॉर्म। मान लो एक मिक्सचर है जिसमें डी फॉर्म में 50% प्रेजेंट है और एल फॉर्म में 50% प्रेजेंट है। मान लो ये 50% राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, वो 50%, तो इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर, है ना। इसमें कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है बट उसका जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव जितना राइट हैंड साइड में करा हो एक उतना, और ये कितने में ये रेसमाइजेशन कब होता है? ये होता है SN1 रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि SN1 रिएक्शन के अंदर पेयर ऑफ इनेंटियोमर बनते हैं, तो गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? सही है। एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म प्रेजेंट है उसके अंदर। तो SN1 के अंदर ऑप्टिकली कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है पर मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रेस्ट में मिक्सचर बनता है, ठीक है, और वो पेयर ऑफ इनेंटियोमर होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? SN1 रिएक्शन के अंदर तुम्हारे दो कंपाउंड्स बनते हैं, तुम्हें पता होगा शायद। अटैक जब होता है तो एक फ्रंट साइड अटैक होता है, एक बैक साइड अटैक होता है, तो दो कंपाउंड्स बनते हैं। वो दोनों कंपाउंड्स जो है वो डी फॉर्म और एल फॉर्म है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है पर जो मिक्सचर है जिसमें दोनों प्रेजेंट है डी एंड एल, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि रेसमिक मिक्सचर है वो 50% एक प्रेजेंट डी फॉर्म प्रेजेंट है, 50% एल फॉर्म प्रेजेंट है, और क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है और ये दोनों आपस में क्या है? इनेंटियोमर्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि SN1 में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है और ये भी बोल सकता हूँ उसमें पेयर ऑफ इनेंटियोमर फॉर्म होता है या फिर इनेंटियोमर फॉर्म होता है। आया समझ? चीज और बता देता हूँ कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना। अगर देखो तुम्हें पता होगा शायद, अभी मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से SM1 SN2। SM1 के अंदर फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक दोनों होता है ना। जैसे तुम देखो यहाँ पर ये कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर तुम देखोगे जहां से X हटा वहीं पर Y आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। जहां पर X था वहां पर उसकी जगह बस क्या आ गया? Y। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन।
रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब जहां से वो हटे वहीं पर वो आ जाए। ये ऐसा कब पॉसिबल है? जब फ्रंट साइड अटैक हो, मतलब जहां से वो हट रहा वहीं से दूसरा आके लग जाए। और मान लो ये एक्स यहाँ पर है बट इसका अपोजिट आके वाई लग जाए, तो इसका होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे समझ लो कि अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला वो कैसे होता है सीधा, अरे ठीक है जैसा भी बन रहा है, अब तुमने ऐसे रख रखा है, जब कभी कभी होता है कि बहुत तेज आंधी चल रही है तो ऊपर की साइड खुल जाता है वो, तो वो इन्वर्जन है, पूरा इन्वर्ट हो गया। आया समझ? ठीक है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन समझ आ गया। अगर सेम साइड अटैक हो रहा है तो रिटेंशन होता है, और अपोजिट साइड हो रहा है तो इन्वर्जन होता है। अपोजिट साइड किसमें होता है? SN2 के अंदर, तो SN2 के अंदर इन्वर्जन होता है, और SN1 के अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। जब भी तो एस्पेक्ट बन रहा है, एक फ्रंट साइड होता है और एक बैक साइड होता है, ठीक है। और उसमें रीजन नहीं बताया था क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है उसकी, ठीक है। ये समझ आ गया। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज, ये मैंने इसलिए बता दिया कि मुझे भी पढ़ाना था वो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि देखो, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं देखूं किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, तो दोबारा से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 6 है, इन्हीं का देखना है हमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप है, टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होते हैं, ठीक है। बस एक को छोड़ के MABCD चारों ग्रुप डिफरेंट। तो क्यों? मान लो कि ऐसा इसलिए है, ये सब बता देना कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, इसमें कोई किसी को दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ पर देखो, अगर MABCD है ना, स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। टेट्राहेड्रल के अंदर भी ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होती है, बस एक कंपाउंड को छोड़ के, दैट इज ABCD। अब समझने की कोशिश करो ऐसा क्यों है। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे चलो सीधा बना हुआ दिखाई देता हूँ। हाँ, स्क्वायर प्लेनर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये तो बोला मैंने। टेट्राहेड्रल के अंदर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बस एक केस के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव है, MABCD, है ना। स्क्वायर प्लेनर में तो हमेशा ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव, क्योंकि उसमें एक सिमेट्री तो हमेशा रहेगी ना। मैं कोई भी सिमेट्री हटा दूं, मान लो ये प्लेन है ना, अगर मैं चारों ग्रुप भी डिफरेंट कर दूं और इसी प्लेन से कट करो इसको, तो 4 बॉल्स जैसे ऊपर है वैसे 4 बॉल्स नीचे है, तो एक सिमेट्री तो हमेशा है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन, ठीक है। तो अगर सिमेट्री कोई प्रेजेंट होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो केस है, एक है स्क्वायर प्लेनर और एक है टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव, टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा, बस एक केस है जिसमें हो सकता है, वो है ABCD, चारों ग्रुप डिफरेंट हो। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर तुम्हें याद रखना है, देखो यहाँ पर जो n है ना, n शो कर रहा है नंबर ऑफ, क्या शो कर रहा है भाई? लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, A4BC, A4BC। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो देखो यहाँ पर देखो, क्या A4B2, देखो n की वैल्यू ये है कि n जो है नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर n जो 3 से ज्यादा या उसके बराबर है तभी तुम्हारा कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, अगर उससे कम है तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जैसे A4B2 है, इसमें कितने टाइप ऑफ लिगेंड है? एक A है और एक B है, दूसरा एक A4BC है, इसमें भी कितने हैं? इसमें 3 है, पर ये एक्सेप्शन का केस है, ठीक है। मैंने बताया था ना, अगर 3 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो बस एक केस है जिसमें ऑप्टिकली, तो भाई देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बस ये वाला केस है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो A4BC ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है A3B3, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है? दो ही टाइप के हैं। A3B2C देखो, इसके अंदर होगा, इसमें 3 टाइप के, ये होगा। A6 नहीं होगा, और A2B2C2 नहीं होगा। तो कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें दो टाइप है, एक है sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ये नहीं होता है एक्सेप्ट ABCD, ठीक है। और एक है DsP2, ये तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और n क्या है? नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ मोनो नहीं, डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड,
कि कितने डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है। अगर 3 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है मोनोडेंटेट, तो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इससे कम है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, है ना। बस एक ही एक्सेप्शन है इसका, ये होगा बस इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, आगे समझ, आगे बढ़ो। लास्ट चीज है, वो तो हो गया मोनोडेंटेट। यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट के अंदर क्या होता है, अगर 3 से ज्यादा ग्रुप डिफरेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक केस को छोड़ के A4BC वाला। अब मान लो साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, तो अगर साइक्लिक रिंग 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें भी एक ही केस है जो एक्सेप्शन है, वो ये है MAA2L2, ठीक है। उसके ट्रांसफॉर्म क्यों, देखो ये कैसे बनेगा, इस टाइप का बनेगा। मैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो बना के दिखाऊंगा एक बार। मान लो मैं ये बोल रहा हूँ MAA2L2 या फिर B2 कुछ भी बोल लो। अब तुम्हारा क्या होगा, ये AA ये एक प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरा एक प्लेन में आ जाएगा। और जो ऊपर L है, एक ऊपर L होगा, एक नीचे L होगा। क्या तुम्हें इसमें दिख पा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इस प्लेन को ले लूं तो ऊपर और नीचे सेम है, और किसी भी टाइप की सिमेट्री होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस कंपाउंड का जो सिस फॉर्म होगा वो तो ऑप्टिकली होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, एक्टिव होगा। सिर्फ ट्रांसफॉर्म है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब दोबारा से देखो, 4 को छोड़ दो, 6 वाला याद करो। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस एक केस है A4BC वाला एक्सेप्शन। दूसरा क्या है कि साइक्लिक रिंग्स है, साइक्लिक रिंग्स अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक ही केस है ट्रांसफॉर्म ऑफ AA2L2 टाइप का, ठीक है। अब क्वेश्चन कराता हूँ और ये फिर टॉपिक क्लोज। अभी तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि आइसोमेरिज्म में सबसे टफ ये वाला पार्ट है। क्वेश्चन आते हैं साइक्लिक रिंग, जैसे तुम्हारा जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जो साइक्लिन बना पाते हैं, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन है वो प्रेजेंट हो या ऑक्सिलेट प्रेजेंट हो तो वो रिंग्स बना पाते हैं। अगर मान लो तुम्हारा जो इथेन 1,2 डायमाइन है वो 2 प्रेजेंट है तो वो उसी टाइप का हो गया MAA2L2 टाइप का। अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। देखो ऑप्टिकली ये सारे कौन से, पहले तो ये देखो ये सारे के सारे रिंग्स वाले हैं, है ना, और रिंग में बस एक ही है ट्रांस वाला ये, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस, ये किस टाइप का कंपाउंड हो गया, MAA2L2। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा। तो शो क्या कर सकता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सिस और ट्रांसफॉर्म बनेगी इसकी, ठीक है। उसमें सिस फॉर्म ऑप्टिकली और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दूसरा देखो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स, इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 3 और 2 या 2 से ज्यादा होता है तो कंपाउंड कौन सा होता है, ऑप्टिकली। तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट देखो, draw one of the geometrical isomer of the compound this which is optically active। तो कौन सा फॉर्म बताना चाह रहा है, ये कौन सा होता है, सिस या ट्रांस, तो इसका कौन सा बनाना पड़ेगा, सिस, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो दोबारा सेम क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा बनेगा, सिस और ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव और सिस वाला ऑप्टिकली, ठीक है। सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, आगे समझ। ये बताओ टॉपिक टफ था, ये इजी था, इजी था, सच में इजी बनाया गया है इसको।